सुस्त पड़ी ग्रोथ की रफ्तार। पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.9% से गिरकर 7.1% हुई। कोर सेक्टर की ग्रोथ 5.2% से घटकर 3.2% पर पहुंची। कल की तूफानी तेजी के बाद बाजार में आज भी दिखी रफ्तार। दिन के कारोबार में निफ्टी ने छुआ 8,800 का स्तर। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर ने भरा जोश। आरबीएल बैंक की ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग, पहले दिन निवेशकों को दिया 33% का जोरदार रिटर्न। इंफ्रा सेक्टर को बड़ा बूस्टर डोज। कानूनी पैंच में फंसी कंपनी के पक्ष में आर्बिट्रेशन से आया फैसला, तो आगे की लड़ाई से पहले सरकार देगी पैसा। सुप्रीम कोर्ट से टाटा को जोर का झटका। सिंगूर जमीन का आवंटन रद्द किया, मुआवजा भी वापस नहीं होगा। घर खरीदने का सपना हम सभी का होता है। हमारे सपनों का आशियाना हमें कहां खरीदना चाहिए, कितने का बजट होना चाहिए, सबकी प्लानिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन क्या घर खरीदने भर से ही बात खत्म हो जाती है? नहीं, ऐसी कई बातें हैं, ऐसे कई काम हैं जो आपको घर खरीदने के बाद तुरंत करने चाहिए। तो आज योर मनी पर हमारा फोकस इन्हीं 10 बड़े कामों पर है जिनको हम छोटा समझकर इग्नोर कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। घर खरीदने के बाद 10 जरूरी काम जो आपको बिना चूके करने चाहिए। मुद्रा बैंक लोन योजना क्या है और इसके तहत किसको मिलेगा लोन? क्या किराए के घर से मिले पैसों पर टैक्स लगता है? तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगा योर मनी का फोकस और हमारे साथ आज शो पे जुड़ रहे हैं ओए पैसा के उदय धूल। उदय, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे उन 10 जरूरी कामों के बारे में जो कि घर खरीदने के बाद तुरंत प्रभाव से हमें कर देना चाहिए। तो यहाँ पर उदय, हम डिले नहीं करते हैं। सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो ये है कि आपके घर का इंश्योरेंस कराएं और घर में जरूरी चीजों का इंश्योरेंस कराएं। कितना जरूरी होता है होम इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, उदय? देखिए, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस काफ़ी ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि घर का जो खर्चा है, जो भी घर खरीदते हैं, तो आज के डेट में घर की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट लगभग 60 से 70% किसी भी एक इंडिविजुअल फैमिली की नेटवर्थ होती है। तो ज़रूरी है कि हम एक अपनी जो प्रॉपर्टी का जो स्ट्रक्चर है उसका इंश्योरेंस बनाएं। जो घर के अंदर की जो चीज़ें होती है उसका इंश्योरेंस अभी थोड़ा सा मतलब उसमें दिक्कत आती है, पर एक जो स्ट्रक्चर का जो इंश्योरेंस होता है, जो बिल्डिंग की जो इंश्योरेंस होती है वो करानी काफ़ी ज़रूरी है। पहली इंश्योरेंस वो बनानी चाहिए क्योंकि आपकी बहुत सारी वैल्यू, आपकी जीवन की काफ़ी रकम और सेविंग्स वहाँ पे लगी हुई हैं, तो उनको एक इंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आपको जरूर से लेना चाहिए सबसे पहले, लेकिन इसका कितना कवर होना चाहिए, इस पर आप विस्तार से समझाना चाहेंगे उदय? देखिए, ऐसा है कि प्रॉपर्टी का जो कवर का जो अमाउंट है वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो एक बार आप अगर वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे तो वो आपकी जो कंपनी की आपकी जो अपार्टमेंट है या बिल्डिंग है या आपका एक निजी घर है उसकी वैल्यूएशन होगी और उसके हिसाब से आपको एक इंश्योरेंस दी जाएगी। और ये इंश्योरेंस में आप लगभग एक ही साथ में 5 से 10 साल की इंश्योरेंस साथ ही में एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में ले सकती हैं। प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ताकि उससे क्या होगा कि आपको हर साल उसे याद रख के प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही साथ में 10-1 साल का आप इंश्योरेंस कवर ले लें। मेनली हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपने स्ट्रक्चर का इंश्योरेंस करवाएं, जो आपकी जो बिल्डिंग है या जो आपका घर है या अपार्टमेंट है उसके स्ट्रक्चर का इंश्योरेंस कराएं, वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस से बात की है, लेकिन साथ ही आपके पास एक इंश्योरेंस प्लान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक टर्म प्लान की। देखिए, यहाँ पर उदय, हम घर खरीदते हैं, एक तरह से एक लाइबिलिटी हमारे पर आ जाती है और इसी के चलते बहुत अनिवार्य हो जाता है कि आप अपने लिए एक लाइफ कवर का भी प्लान लें। बिल्कुल सही कविता। ऐसा है कि देखिए, पहले क्या होता था, पहले के जमाने में लोग बाग जीवन भर की पूंजी कमाते थे फिर घर खरीदते थे। आजकल हम 3-4 साल काम करते हैं और 20% डाउन पेमेंट करके 50-60 लाख का 1 करोड़ का लोन लेके घर बना सकते हैं। और ये सुविधा के साथ साथ क्या है कि एक साइड में हमारा एसेट बनता है, दूसरी साइड में हमारी पास एक बड़ी लायबिलिटी आ जाती है। अब ये जरूरी है कि उस लायबिलिटी को हम प्रॉपर इंश्योरेंस के साथ कवर करें, ताकि अगर हमें कुछ हो जाए, हमारे घर वालों पर, हमारे डिपेंडेंट्स पर कोई भी तरह की लायबिलिटी नहीं आए।
उसी के लिए जितने का आप लोन ले उतने का ही एक टर्म इंश्योरेंस अगर ले लें कि समझ लीजिए मैंने 50 लाख का लोन लिया है, मैं 50 लाख की इंश्योरेंस ले लूंगा ताकि कल को मुझे कुछ हो जाए तो वो 50 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से लोन कंपनी को मिल जाता है और कोई भी लायबिलिटी जो है वो मेरे डिपेंडेंट्स पे नहीं आती है। तो क्लियरली यहाँ पर सबसे पहला काम जो आपको करना है घर खरीदने के बाद वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस लेना है, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी को भी इंश्योर कराना है, यानी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होगा आपका दूसरा बहुत बड़ा काम। लेकिन आगे चल के तीसरा काम ये होता है कि अपने दस्तावेजों को सुरक्षित तौर से रखें। उदय, हम अक्सर देखते हैं कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं, उनको सुरक्षित रखना होता है, कई बार लोग भूल जाते हैं, कई बार हमें ये लगता है कि हमने संभाल कर रखे हुए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है और जब जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें ढूंढते ही रह जाते हैं। ऐसे में कैसे दस्तावेजों को सुरक्षित रखें? देखिए, बहुत सारे अलग अलग तरह के, आप अगर किसी बिल्डर से खरीदे तो एक एग्रीमेंट फॉर सेल होता है, डीड ऑफ सेल होती है, लैंड डील होती है। तो अब अगर आपने लोन लिया है तो आपके ओरिजिनल पेपर जो हैं वो सारे बैंक के पास होंगे। तो एक चीज जरूरी है ध्यान रखना कि बैंक को आपने क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसकी एक लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। एक बैंक से कंफर्मेशन होना चाहिए कि ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास गए हैं। बैंक को डॉक्यूमेंट देने से पहले उनकी एटलीस्ट 2-3 कॉपी अपने पास आप निकाल के रखें कि कल को कोई भी कारण से आपको उन कागज की जरूरत पड़ जाए तो आपको बैंक के पास नहीं जाना पड़े, आपके पास में उनका एक्सेस रहे। आज के डेट में डिजिटाइजेशन का बहुत आराम हो गया है। उन पेपर्स को आप स्कैन करके अपने ड्राइव में, गूगल में, या बहुत लोग अलग अलग तरह की क्लाउड सर्विसेज यूज करते हैं, वहां इन डेटा को आप अपलोड कर सकते हैं। जरूरी ये भी है कि अपने घर में किसी भी, मतलब आपकी अगर स्पाउस है या कोई भी और भी है जिनके साथ में आप इन विषय पे बात करते हैं, उनसे दस्तावेज और डॉक्यूमेंट शेयर करें। तो एक एटलीस्ट फिजिकल कॉपी और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, दोनों चीजें अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आप रखें, वो काफी जरूरी है। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत छोटा सा काम है, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफली रखें। और साथ ही इससे पहले अगला जो काम आपको करना चाहिए वो ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बना ले, जो कि हम आपको बता रहे हैं कि चौथा बहुत ही जरूरी काम है। और इसके बाद जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को आप सेफली रख सकते हैं। अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके बैंक के डॉक्यूमेंट्स हो या घर के एग्रीमेंट्स हो, उनकी लिस्ट बना ले और उसके बाद उनको सुरक्षित रखें। यहाँ पे तमाम विकल्प हमने आपको बताए हैं, जहां पर आप बैंक लॉकर या इलेक्ट्रॉनिक सेफ में रख सकते हैं। आप चाहे तो डीवीडी स्कैन कर भी बना सकते हैं, आप चाहे तो डिजिटाइज भी कर सकते हैं इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और कई बार उदय हमने ये देखा है कि हम बिल पर जो अपना पता है वो ट्रांसफर नहीं करते, यानी हम बदलाव नहीं करते हैं। अगर हम बिजली बिल की बात करें, पानी बिल की बात करें, तो अपने बिल की जितनी भी जो भी जरूरी डिटेल्स होती है उनको ट्रांसफर कराना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नहीं, बिल्कुल सही कविता। आप दो चीजें यहाँ पे, अगर नॉर्मली आप अपार्टमेंट में मूव कर रहे हो तो देखोगे कि इंडिविजुअल नाम पे बहुत बार बिल नहीं आते हैं, फ्लैट के अलग से बिल आते हैं, बट जो मेन बिल होता है वो अपार्टमेंट के नाम से आता है। तो पर अगर आप इंडिविजुअल घर खरीद रहे हो तो जरूरी है कि बिल वगैरह आप सब जो भी ट्रांसफर है वो अपने नाम पे कराएं, चाहे वो वाटर बिल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो। बट अपार्टमेंट में बहुत बार अपार्टमेंट के नाम पे बिल आता है और आपका फ्लैट का बिल अलग से आता है। बट ये सब चीज जरूरी है, क्योंकि अगर आपको गैस कनेक्शन लेना है या कुछ भी लेना है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक काफी जरूरी डॉक्यूमेंट हो जाता है, जहाँ पे गैस का कनेक्शन आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के उस पे ही मिलता है। तो ये चीज एक ध्यान रखनी काफी जरूरी है। उसके अलावा जो 2-3 और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका प्रॉपर्टी टैक्स, अगर समझ लीजिए आपने किसी और से ये प्रॉपर्टी ली है तो पहले की जो प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट हुआ है उसकी कुछ एटलीस्ट रिसिप्ट की कॉपीज, अगर उनके पास में खाता या ईसी रिकॉर्ड, इनकम सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको आप अलग से आपको कभी जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार की ऑफिस में, ताकि आपके पास में इन सब डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी होनी चाहिए, ताकि और जो भी ट्रांसफर यहाँ पे कराने हैं वो भी ट्रांसफर आप साथ साथ में करा रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पर जो मालिकाना हक है बिजली और पानी के बिल का, उसमें आप बदलाव कराएं, और साथ ही आपको जो भी खातों में बदलाव कराने हैं, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, इसी की बात करें, और तमाम खातों में आपको अपना नाम और पता बदलवाना चाहिए। बहुत छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन अक्सर हम इन्हें भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, उदय ये बताइए कि शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर में भी कोई बदलाव करने होंगे? देखिए, शेयर सर्टिफिकेट ऐसा है कि मतलब नॉर्मली अगर आप अपार्टमेंट में खरीद रहे हो तो बहुत बार सोसाइटी के रूल्स होते हैं, उनका कुछ एनओसी वगैरह होता है। तो ये जरूरी है कि अगर आप किसी और से अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो उससे पहले आप एक एनओसी सर्टिफिकेट ले लें, ताकि पहले के कोई भी अगर अपार्टमेंट का मेंटेनेंस फीस है या कोई भी चार्जेस हैं वो सब क्लियर हैं और आपको वो सब नहीं भरना पड़े। तो एक एटलीस्ट एक एनओसी सर्टिफिकेट सोसाइटी से एक इशू अगर रहे तो आपको क्लैरिटी रहेगा कि हाँ भाई वहाँ सब कुछ क्लियर है और कोई इशू नहीं आएगा।
इसके अलावा एक चीज जरूरी है, जैसे आपने अपना एड्रेस चेंज किया, जरूरी है कि आपकी जो भी बाकी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट हुआ, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट हुआ, मोबाइल स्टेटमेंट हुआ, वहाँ सब जगह जो भी जरूरी जगह है वहाँ आप अपना एड्रेस चेंज करें। और जो एक फाइनल चीज हम कहेंगे, क्योंकि इंडिया में प्रॉपर्टी के जो लॉज हैं वो अलग अलग जगह में अलग अलग लॉज हैं, कहीं पे मतलब ट्रांसफर इतना इजी नहीं होता है। तो जैसे ही आप एक फिजिकल प्रॉपर्टी ओन करने लग जाते हैं, एक जरूरी बात ये हो जाएगी कि एक विल बनाना काफी अहम हो जाता है, क्योंकि नहीं तो अपने जो आपके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनको अगर कल न कुछ ये ट्रांसफर करना पड़े तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। और क्योंकि हमारे रूल्स भी अलग अलग हैं अलग अलग जगह, तो इसमें काफी समय जा सकता है और आपके पास में एसेट होते हुए भी आप एसेट से कुछ नहीं कर सकते हो। तो एक अपना विल बनाना काफी जरूरी है। और फाइनल चीज हम सबसे यही कहेंगे कि आप घर ऐसी चीज है जो आप अपनी लाइफ टाइम में एक बार, दो बार, मैक्सिमम 3 या 3 बार खरीदेंगे तो एक आपकी बहुत बड़ी रकम इसमें जाती है, एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। तो एक अच्छे प्रोफेशनल्स को अपने साथ में रखें। एक अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो एक लॉयर से अपना ज़रा डॉक्यूमेंट्स वेट करवाएं, ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सब सही है और कल आपको कोई तरह की दिक्कत ना आए। जी, तो क्लियरली हमने आपको बताया यहाँ पे 10 जरूरी काम जो तुरंत घर बदलने के बाद आपको कर लेने चाहिए। अपने नए घर में जैसे ही आप जाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, जरूरी है कि ये 10 काम है जिन्हें आपको पूरा करना है। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना है और यहाँ पे आपको ध्यान में ये देना होगा कि होम लोन की अवधि के बराबर ही आपको कवर लेना है, लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का आपको ध्यान देना होगा घर की सुरक्षा के लिए, और आपको जितनी भी घर के अंदर जरूरी आइटम्स है उनको भी आप इंश्योर करा सकते हैं और लगभग 10 साल के लिए आप ये पॉलिसी लें। आगे बढ़ते हैं, दस्तावेज सुरक्षित रखें। तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको आपको सुरक्षित रखना होता है। बैंक खाते में रखिए, लॉकर में रखिए, उन्हें डिजिटाइज कीजिए और आगे चलकर सूची बनाइए पहले और उसके बाद उन्हें सेफली उनके सुरक्षित होने का इंतजाम कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अपने बिल का ट्रांसफर। जी हां, आपकी बिजली और आपके पानी के बिल में आपका नाम और जो भी पता है उसका ट्रांसफर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खातों में आपको बदलाव करने होंगे, प्रॉपर्टी टैक्स और तमाम जो भी खाते हैं आपके उनमें आपको नाम और पता बदलना होगा। शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर भी आपको कर लेना चाहिए। साथ ही आप वसीयत बनाएं, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है, आगे चलकर उसमें कोई दुविधा ना हो। बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए एक विल बनाएं। अपने तमाम दस्तावेजों में अपने एड्रेसेस आपको बदलने चाहिए और एंड में, क्योंकि बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है, कहीं भी अगर आप फंस जाते हैं, खासतौर से विल बनाते वक्त किसी भी वकील की सलाह लें। तो ये है वो 10 जरूरी काम जो कि आपको तुरंत प्रभाव से करने चाहिए अगर आपने नया घर लिया है। तो इसी नोट पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद देंगे लोन पर जुड़े आपके सवालों के जवाब। बने रहें। योर मनी में आज हमारा फोकस है लोन से जुड़े हुए तमाम सवालों पर, लेकिन सवालों जवाब का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले लेते हैं एक जरूरी खबर। अब बैंक खाते के लिए मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन और अकाउंट अपडेट एटीएम से ही किया जा सकता है। आरबीआई ने ये सुविधा मुहैया कराने पर बैंकों के लिए अब इसको अनिवार्य कर दिया है और बैंकिंग में मोबाइल की बढ़ती अहमियत और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में ग्राहक की सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। तो यहाँ पर ये जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जहाँ पर एटीएम के जरिए ही आप तमाम बदलाव कर सकते हैं अपने बैंक खाते से जुड़े हुए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब जुड़ते हैं हमारे पहले दर्शक से। विपिन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। नमस्कार विपिन, बताएं आपका सवाल क्या है? मैडम, मैं ये बात बता रहा हूँ कि मेरा टैक्सी के काम में कोई एक्सपीरियंस नहीं है और अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना ना उबर या ओला में अपनी एक टैक्सी अटैच कर लूँ, तो क्या मुद्रा लोन के तहत मेरे को वो लोन मिल सकता है? अभी आपने अप्लाई तो नहीं किया है ना अब तक? नहीं मैडम, मैंने बैंक से बात करी थी तो वो कह रहे थे कि ओला उबर के लिए अलग अलग बैंक में अलग अलग पॉलिसी बताई, तो मेरे को एक तो ये नहीं पता चल पा रहा है कि एक्चुअल में मुद्रा लोन की एक टॉप पॉलिसी है भी या नहीं, जैसे इसमें शिशु होता है, तरुण होता है, तीन कैटेगरी। हम पहले आपको बताते हैं और आपके जरिए तमाम दर्शकों को बताते हैं कि मुद्रा बैंक लोन योजना है क्या। तो उदय, हमें ये समझाइए कि मुद्रा बैंक लोन योजना के तहत किन किन क्राइटेरियाज पर हमें लोन मिल सकेगा? देखिए, एक तो नॉन फार्म के हिसाब से लोन्स मिल रहे हैं कि जो भी एग्रीकल्चरल में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लोन मिल रहे हैं, शॉपकीपर्स को लोन मिल रहे हैं,
फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर्स को लोन मिल रहे हैं और आर्टिशंस को लोन मिल रहे हैं। तो इन कैटेगरीज के लिए ये लोन बनाया गया है। इसमें 3 अलग अलग तरह के लोन हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक का लोन मिलता है, किशोर में 5 लाख तक का और तरुण में 10 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। अब इसमें जो कि है कि मेन क्राइटेरिया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन या मतलब नॉन फार्म ड्रिवन होना चाहिए। अब मुझे ये श्योर नहीं है कि इनकी जो जरूरत है उसके हिसाब से उन्हें मुद्रा लोन की एलिजिबिलिटी होगी कि नहीं होगी। मेरे ख्याल से इनके लिए सही यही रहेगा कि ये ओला या उबर का ऑलरेडी बैंक्स के साथ में टाई अप रहता है, जहां पे वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, उनके थ्रू ही जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सेट सिस्टम होता है। मेरे ख्याल से मुद्रा में इनको कमर्शियल कार का जो लोन है वो नहीं मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर विपिन आपको यही करना होगा कि आपको किसी बैंक से कमर्शियल व्हीकल के लोन के लिए अर्जी देनी होगी। कोई और सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि मुद्रा लोन के अंडर सर्विस सेक्टर के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को आज की डेट में 5 लाख रुपए का लोन चाहिए तो वो मैं एज ए स्टार्टअप ले सकता हूँ या मेरे से पहले का एस्टेब्लिशमेंट है उसके तहत ले सकता हूँ? क्योंकि मैंने ये देखने में आया कि एक तो नॉन पर्सन ने उनको 3 से 4 लाख रुपए का लोन मिला भी है और एक अलग यहाँ पर आपको ये बताना होगा जो एलिजिबिलिटी है विपिन, वो ये है कि आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए, या तो फिर आप दुकानदार होने चाहिए, या तो फिर आप फ्रूट या वेजिटेबल यानी फल सब्जी के विक्रेता होने चाहिए, या तो कोई कारीगर होने चाहिए। ये 4 क्राइटेरिया है जिसके तहत आपको मुद्रा बैंक लोन योजना के तहत लोन मिलेगा। तो फिलहाल आपको यही करना है कि आप किसी बैंक के जरिए कमर्शियल व्हीकल के लोन की अर्जी करें। आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं विजय का सवाल। ईमेल के जरिए अपना सवाल विजय हमसे पूछना चाह रहे हैं। कुछ डिटेल्स इन्होंने दी हैं अपनी। उदय बताती हूं जो मैं 26 साल की उम्र है और इनकी पर मंथ इनकम 86,000 के आसपास है। घर खरीदने के लिए कर्ज इन्हें लेना है और पूछ रहे हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा कर्ज इन्हें मिल पाएगा। 10 से 12 साल के लिए ये चाहते हैं कि लोन लें और किस रेट पर लेना चाहिए, यानी फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट पर इन्हें लोन लेना चाहिए अपने घर के लिए। देखिए, इसमें कई चीजें हैं। इन्होंने कहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोन लेना चाहते हैं। ऑलमोस्ट 85,000 रुपए का इनको मंथली एक टेक होम इनको सैलरी मिलता है। जैसा कि एक रूल जो बैंकों का है कि मैक्सिमम आपकी 40 से 45-50% तक की आपकी टेक होम की सैलरी का वो EMI बनाते हैं। तो अगर इनके लिए मैं उस हिसाब से वर्किंग्स देखूं और अगर ये 50 लाख का लोन लेते हैं 15 साल के लिए, तो लगभग 53,000 से 55,000 की इनकी EMI आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें मतलब 50-60 लाख का लोन तुरंत मिलेगा। और दूसरी चीज जो है कि अगर ये कह रहे थे कि इन्हें थाने में अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो कम से कम इन्हें 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक तो चाहिएगा। कैसे ये कितना बड़ा घर देख रहे हैं, तो उसके लिए पहले इन्हें एक डाउन पेमेंट भी जोड़ना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो पहले मेरे ख्याल से एक डाउन पेमेंट को जोड़ें और उसके बाद में EMIs पे वर्क करें। अगर ये चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा EMI दूं, वो जरूरी नहीं कि बैंक उसको मानेगी। बैंक अपना एक जो लिमिट होता है 40 से 50% तक का उनके टेक होम का, उसी को फॉलो करेंगे। और बाकी बात रही फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट में, फिक्स रेट की जो लोन की जो रेट है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती है अनटिल रेट बहुत ही कम हो गई हो। तो मेरे ख्याल से इन्हें अभी फ्लोटिंग रेट लोन पे ही जाना पड़ेगा। तो क्लियरली, लेकिन उससे पहले आपको अपनी एक निवेश रणनीति बनानी होगी विजय, जिसके तहत आप डाउन पेमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करें और साथ ही EMI भी आप दे पाए, उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो हम चाहते हैं कि अगर आप अपनी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो अपना सवाल हमें एक बार फिर से ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, लेकिन अब की बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर भेजिएगा। आप चाहें तो @kavita.th पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहे। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और ईमेल के जरिए लेते हैं जसमीत का सवाल और हमारे साथ उदय धूत मौजूद है तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उदय, जसमीत का सवाल ये है कि 2010 में पुणे में इन्होंने घर खरीदा है जिसके लिए पत्नी के साथ मिलकर इन्होंने होम लोन लिया है, लेकिन EMI इनकी तरफ से ही जा रही है। अब ये पूछ रहे हैं क्या पत्नी को भी होम लोन में टैक्स छूट मिल सकेगी। दूसरा ये बोल रहे हैं कि 2012 में टॉपअप लोन इन्होंने लिया था और तब टैक्स से इन्हें छूट इन्होंने नहीं ली थी। इन्हें ऐसा लगा था कि इसका फायदा नहीं मिलता है, लेकिन आगे चलकर इन्होंने जो है ये लोन चुकता कर दिया 2015 में। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ब्याज पर 2 लाख से ज्यादा की छूट मिल सकती है या नहीं। थोड़ा सा पेचीदा सवाल है यहाँ पर, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप आम दर्शक के लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें और एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है और जसमीत ने जो किया है क्या वो सही है।
देखिए, एक्चुअल प्रोसीजर ऐसा है कि अगर आप जॉइंट प्रॉपर्टी की ओनरशिप करते हैं तो अगर आप टैक्स बेनिफिट दोनों अकाउंट में, सबसे पहली बात है आप दोनों अकाउंट में टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, बट वो दोनों अकाउंट में टैक्स बेनिफिट क्लेम करने के लिए आपको EMIs अलग अलग अकाउंट से देनी पड़ेगी। समझ लीजिए मैंने अपनी स्पाउस के साथ में अगर लोन लिया है तो जो ओनरशिप का पोर्शन, समझ लीजिए 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, 60% या 50% मेरा है, 50% उनका है, या 20% मेरा है, 80% उनका है, उसके हिसाब से EMI डिवाइड हमारे अपने अपने अकाउंट से पेमेंट होना चाहिए। अगर उस हिसाब से पेमेंट होता है तो हमको दोनों को टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब होम लोन में क्या टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, एक तो आपको 80C, सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसकी छूट मिलती है। उसके अलावा आपको 2 लाख तक की एक इंटरेस्ट की छूट मिलती है सेक्शन 24 में। तो अगर हमने सही तरीके से इसकी प्लानिंग की है तो एक्चुअली दोनों फैमिली मेंबर्स, ये जो भी जॉइंट ओनर्स हैं, दोनों को उसका टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। अब जसमीत ने जो किया है, उन्होंने EMI सारी अपने अकाउंट से पे कर दिए, जो दो इनकी प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में है, तो मेरे ख्याल से अब उन्हें उसका टैक्स बेनिफिट नहीं मिल सकता है। बट अगर आप चाहें तो ध्यान रखें कि अपनी EMIs को अलग अलग करें और आपको उसका एक टैक्स बेनिफिट जो है मिल जाएगा। फिर उन्होंने एक सवाल जो पूछा है कि 2 लाख से ज्यादा की छूट इन्हें मिल सकती है क्या। अगर समझ लीजिए मैंने एक फ्लैट लिया है और मैंने उस फ्लैट को रेंट पे लगाया है, मैंने होम लोन भी लिया है, तो उस समय जो मेरी रेंटल इनकम होती है वो एक्चुअली टैक्सेबल होती है, जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स की जो एक सबसेक्शन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वो मेरी जो रेंटल इनकम जो आ रही है वो टैक्सेबल होती है। इस रेंटल इनकम के अगेंस्ट में मेरी जितनी भी इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है होम लोन पे, वो सारा का सारा मैं एज ए कॉस्ट क्लेम कर सकता हूँ। तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती है 2 लाख रुपए की। अगर मैं 3 लाख रुपए की भी अगर इंटरेस्ट चुका रहा हूँ तो मेरा जो रेंटल इनकम होगा उसमें से मैं 3 लाख रुपए की एक छूट ले सकता हूँ। तो उस वैसे आप 2 लाख रुपए से ज्यादा की एक जो छूट है वो आप ले सकते हैं। इनका दूसरा सवाल था 2012 में इन्होंने एक टॉपअप लोन लिया था और उनका उन्होंने क्लेम नहीं किया, तो अब मेरे ख्याल से वो उनका क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ईयर तो ऑलरेडी क्लोज हो गया और IT रिटर्न उनका पास हो गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जसमीत को इन तमाम चीजों को फॉलो करना होगा। शुक्रिया आज समय निकालकर शो पर आने के लिए उदय, और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है जो कि लोन या क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ है तो अपना सवाल आप @kavita.th पर भेज सकते हैं। mf@moneycontrol.com हमारा email ID है, जहां पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ और लोकेशन के साथ सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन अपना नाम जरूर भेजिएगा साथ में। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।